का निशाना बनाया गया। एक तो जो साइफर से लेके ये ख़त लिखने तक ये जो पूरी साइंस है ना, एक मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। ये एक ही सिलसिले की कड़ी है, साइफर से लेके ख़त तक और सारा जो सिलसिला चला है, तो इसलिए कोई इस पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं पहले ज़रा जिक्र कर दूँ आपको यूएन का, यूनाइटेड नेशंस क्योंकि चार्टर है उसका, जब से 1945 से वो बना है चार्टर, तो उसमें ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से, इंसाफ के हवाले से और निज़ाम इंसाफ दुनिया भर में जो है वो डेमोक्रेसीज़ के हवाले से, वो उनका बुनियादी, क्योंकि चार्टर है, सारे मुल्क उसके सिग्नेटरी हैं तकरीबन, अगरचे वो सिस्टम पे इंसिस्ट नहीं करते कि डेमोक्रेसी किस तरह से होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो उनका है। लेकिन वो कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों की मर्ज़ी से हुकूमतें बननी चाहिए और लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए वो जहाँ पे भी कोई चीज़ देखते हैं ऐसी जो उस चार्टर में उनके हिसाब से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, तो वो बयान ज़रूर जारी फरमाते हैं। ये वोल्कर टर्क साहब ने कश्मीर पे भी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इसराइल के हवाले से भी बहुत सारे बयान दे चुके हैं, अभी दिया है, लेटेस्ट भी दिया है इन्होंने, जो ओमान के अंदर जो कुछ उधर उन्होंने किया है सारा अक्रॉस द बॉर्डर और सारा गज़ा में हो रहा है, सारा कुछ बयान दिया है। मसला ये है कि ये बयान बहुत देते हैं, बेशुमार देते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने भी दे दिया, यूएन ने उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा इसराइल ने करार दे दिया, उन्होंने इस किस्म के बयान दिए हैं। लेकिन अमलन क्या करते हैं या अमलन इनका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके बयान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अमली तौर पे ये दुनिया में कहीं कुछ नहीं करते, सिर्फ बयान देते हैं। अमली तौर पे तब कुछ होता है जब पीछे सुपर पावर जो है अमेरिका या यूरोप या बाकी लोग मिल के ज़ोर लगाएं, तो फिर अमली तौर पे उनकी सारी चीज़ें फिर अमल दरामद शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स है, वो भी क्योंकि वो देखते ही नहीं चीज़ों को, है कि हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, उसमें सेपरेशन जो है जुडिशरी की, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर से, वो एक बुनियादी कह लें कि ज़रूरत है उसकी और रिक्वायरमेंट है, और हमारा आइन उसको डिस्क्राइब करता है इसी तरह से, प्रीएम्बल से लेके तो करारदाद मकासद सारा कुछ उसमें शामिल कर ले। और फंडामेंटल राइट्स को क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुकूमत ही करती है, रियासत ही करती है, तो इसलिए रियासत और अदलिया जो है वो एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, बैलेंस में हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता एक दूसरे के ताबे हो जाए। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट और जुडिशरी के हवाले से लोग देखते हैं इसको, और हमारा भी यही एतराज़ है, आलमोस्ट जितने भी लॉयर कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, तकरीबन यही एतराज़ है उसका, तो इसका भी कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है। देखिए, तवक्कुआत तो तमाम चीफ जस्टिस जो होते हैं, ये बहुत आला मनसब है। आप कह लें कि इंसान की ज़िंदगी और मौत खुदा के बाद इनके हाथ में होती है, तो इससे इसकी मनसब की आप जो है उसका अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा मनसब है ये। तो तवक्कुआत ठीक होती हैं, लोग काम भी ठीक करते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में जो बुनियादी मसाइल जहाँ पे आते हैं वो ये होता है कि आईन और कानून के मुताबिक काम किया जाए तो नॉर्मल रहती हैं चीज़ें और नॉर्मल ही चलती हैं, कोई बहुत बड़े मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन हमारी हुकूमती और रियासती ज़रूरियात समटाइम्स भारी पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे आके फिर मामलात कह लें कि थोड़े से तब्दील होना शुरू होते हैं, और फिर उसकी वजह से समटाइम्स चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ भी चली जाती हैं, और फिर उसको ठीक करना फिर कई दहाइयाँ लग जाती हैं उन चीज़ों को ठीक करते करते। जैसे हम जस्टिस मुनीर की बात करते हैं जब, और फिर मार्शल की एंडोर्समेंट्स की बात करते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, और बल्ले के निशान की बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको फिर कह लें कि एक ऐसी जगह पे ले जाती हैं जहाँ पे फिर आपको निकलने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, आपको अपनी रिवायात को वापस आने के लिए और उन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। जहाँ तक उनके आज के दो इक़दामात जो बुनियादी तौर पे हैं, वो आप अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लेटेस्ट ख़त जो है उसमें जो एतराज़ात थे वो दो फ़ौरन दूर कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो बहाल कर दी है, दूसरा उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग कॉल कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि वो
14 साल से वो इस सर्किट में है, ये जजेस के सर्किट में, और तकरीबन 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप चीज़ें और जिस तरह से उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता चला है कि बहुत मनंज किस्म के आदमी हैं, तो इस किस्म के लोग रिलेशनशिप बनाने, निभाने और उनको चलाने में। अच्छा राव साहब, इसी जगह में अगर ये आपने कहा कि ये जो मंसूर अली शाह साहब के खत था उसमें ये दूर किया, तो अगर 28 को फुल कोर्ट होता है और मंसूर अली शाह साहब उसमें नहीं शामिल होते, तो क्या ये भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो तो छुट्टियों पे? आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में शामिल होना कौन सा मुश्किल काम है, वीडियो कॉल पे वो शामिल हो जाएंगे। वो तो मेरा नहीं ख्याल के, और होंगे भी, मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है वो वीडियो कॉल पे उसमें शामिल होंगे, उस जो फुल कोर्ट है। राइट। और मेरा ख्याल उनके मशवरे से ही शायद की गई हो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। याही आफरीदी साहब के बारे में बात कर रहा था, वो थोड़ा रवायत पसंद भी है, और न्यूमरोलॉजी की बात की तो मुझे ऐसे ही याद आ गया कि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो इनका स्टार बनता है वो एक्यूरियस बनता है, तो ये जो अभी चल रही है ना 80-90 साल चल रही है, एज ऑफ एक्यूरियस इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो कि दुनिया में इंसाफ और सच की बोलबाला करने और एक इनकलाबी तब्दीलियों का बायस होती है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं कि नहीं है। अब चैलेंजेस की इनकी बात कर लेते हैं। एक तो 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ है। वो कब लगता है, आज शायद बेंचेस अनाउंस हो जाएं, अगर कोई मीटिंग हो जाती है उनकी, वो कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनसे बेंचेस अनाउंस हो गए, वो बता देंगे साकिब बशीर साहब आपको डिटेल उसकी। दूसरा चैलेंज है उनका जो एग्जेक्टिव ओवर रीच होगी, अब जो कमेटी बन गई है चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए, वो तो शायद इतना मसला ना हो, क्योंकि 3 सीनियर जजों का होता है, सारे ही एक जैसे होते हैं तकरीबन, उनमें से वो अगर हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जजों की तकर्री और जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है, जो उसमें बहुत से जो एग्जेक्टिव है वो बहुत सा काम वो कर सकती है, जिसके हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर फैसलों के इतलाक़ के हवाले से बात की है अपना नजम साकिब साहब ने, और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको क्या लेजिस्लेशन के ज़रिए गैर मौसर किया जा सकता है। किसी एक लेजिस्लेशन की बात नहीं है, अभी मखसूस रिश्तों के हवाले से जो बनाया कानून, ओवरऑल इसको एड्रेस करने की बात है। मेरा ख्याल है ये भी चैलेंज हुआ है, और उस पर भी यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अगर होंगी तो उनकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो बात है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की जो बात है, उसकी उन्होंने अपनी तकरीर में भी बात की है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंटली काम करेगी, रियासती हुकूमती तकाजे आते रहते हैं जाते रहते हैं, और वक्ती तौर पे होती हैं चीज़ें, उसमें कुछ सीरियस जिसमें मुल्क और कौम का मसाइल हों, उसको ज़रूर थोड़ा कह रहे नरम खुई से एड्रेस करना चाहिए कोर्ट को, उस पर स्टबबर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे कोई इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में कोई फेवर देने की कोशिश हो, तो उसमें मेरा ख्याल है जुडिशरी को स्टैंड करना चाहिए, और इसी तरह से बेहतरीन सूरत हाल हो सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है अभी तक जिस तरह से वो उन्होंने शुरू किया काम, तो जो एक डिवीजन थी अंदर सुप्रीम कोर्ट के, उसको वो कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन बाकी ब्रदर जजेस के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, या वो किसी के हाथ में तो नहीं खेलते। हमने देखा है कि इस किस्म के मामला समटाइम्स हो जाते हैं।